गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारा टॉपिक है विलय का किसी एक विलायक में संगुणन हो। पिछले अपन ने कंडीशंस पढ़ी थी, नेल्सट वितरण नियम की सीमाओं के अंदर अपन ने चौथा पॉइंट पढ़ा था कि दोनों विलायकों में विलय का समान आणविक अवस्थाओं में रहना चाहिए। ठीक है, मतलब लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जो विलय है दोनों विलायकों में या तो संगुणन करता है या वियोजन करता है या विलायक संकरण करके अपनी जो आणविक अवस्थाओं में परिवर्तन कर लेता है। जब उसकी आणविक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है तो वितरण गुणांक का मान भी लगातार परिवर्तित होता रहता है। अब हम इस पॉइंट के कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं कि पहला स्थिति है, फर्स्ट कंडीशन है कि विलय का किसी एक विलायकों में संगुणन हो। ठीक है, जो भी अपन ने सॉल्यूट लिया है वो दोनों में से, दोनों सॉल्वेंट में से किसी एक सॉल्वेंट के साथ वो क्या कर लेता है, संगुणन कर लेता है, एसोसिएशन कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखते हैं कि माना कोई विलय एक्स प्रावस्था फर्स्ट में सामान्य अणु की तरह रहता है तथा उसकी सांद्रता क्या है, C1 है, जबकि ये प्रावस्था C2 में संगुणित होकर संकर्ण स्पीशीज क्या बना लेती है, एक्सन बनाता है। मतलब दूसरी प्रावस्थाओं में जो विलय लिया है अपन ने उसका संगुणन हो जाता है और एक नई स्पीशीज बना लेती है, संगुणन करके क्या होती है, एक्सन, जो विलय के एकल अणुओं NX के साथ साम्य अवस्था में रहती हैं। ठीक है, अब जो भी अपन ने सॉल्वेंट लिया है NX उसके साथ ये साम्य अवस्था में रहेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो विलय था X उसी ने ही विलय जो प्रावस्था सेकंड थी उसके साथ संगुणन करके एक नई स्पीशीज एक्सन का निर्माण किया है। ठीक है, और ये एक्सन है जितने भी विलय के अणु उसके अंदर उपस्थित होंगे उसके साथ ये साम्य अवस्था में रहते हैं। प्रावस्था सेकंड में इसकी सांद्रता क्या होती है, C2 होती है। तो रासायनिक साम्य किस प्रकार होगा, देखते हैं, एक्सन इक्विलिब्रियम NX। मतलब प्रावस्था एक्सन तो क्या हो गया, प्रावस्था सेकंड में संगुणन करने के बाद के अंदर जो विलय की मात्रा थी वो, और NX क्या है, टोटल विलय के अणु जो उपस्थित हैं। तो दोनों के बीच में साम्य अवस्था होगी। तो इसका अगर K देखें तो क्या होगा, x⁴n/xn। ठीक है, K यहाँ पर एक कांस्टेंट है। अगर अपन इसका एक डायग्रामेटिकली डायग्राम देखें, ठीक है, तो क्या होगा कि देखते हैं कि दो प्रावस्था हैं, प्रावस्था फर्स्ट जिसकी सांद्रता C1 है, प्रावस्था सेकंड जिसकी सांद्रता क्या है, C2 है। ठीक है, प्रावस्था फर्स्ट में तो संगुणन हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो विलय की मात्रा है वो x ही रहेगी। लेकिन प्रावस्था सेकंड के अंदर जो अगर अपन देखें तो संगुणन होने के बाद में एक नई स्पीशीज एक्सन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये एक्सन है जो प्रावस्था सेकंड के अंदर टोटल विलय के जो संख्या है उसके साथ क्या रहती है, साम्य अवस्था में रहती है। और प्रावस्था फर्स्ट और प्रावस्था सेकंड में अगर देखें तो x और NX के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। या फिर अगर अब फॉर्मूले पे वापस आते हैं कि k बराबर x⁴n/xn, या फिर अगर अपन इसको देखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि x बराबर n रूट के अंदर k इंटू एक्स एन। ठीक है, और x देखें तो क्या होगा कि कांस्टेंट इंटू n रूट के अंदर एक्स एन, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें क्या, इस कंडीशन इस क्या होता है कि यदि विलय अधिकाधिक संगुणित अवस्था या अणुओं के रूप में रहता है, ठीक है, जो कि सामान्यता अधिक तनुता के अतिरिक्त शक्ति हैं, तो संगुणित अणुओं एक्सएन की सांद्रताओं को कुल सांद्रता C2 के बराबर किया जा सकता है। ठीक है, इसका कहने का मीन्स ये है कि अगर विलय जो लिया है वो और अधिक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में संगुणित हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रावस्था सेकंड के अंदर जो सांद्रता थी C2, ठीक है, वो एक्सन के बराबर हो जाती है। तो एक्सन बराबर C2। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट इंटू n रूट के अंदर C2। वितरण नियम केवल दोनों प्रावस्थाओं में समान आणविक स्पीशीज के लिए मान्य है। अतः समान आणविक सांद्रताओं के लिए वितरण नियम क्या होगा, C1/x है। तो यहाँ पर C2 का स्थान किसने ले लिया है, x ने। ठीक है, क्योंकि अगर x का संगुणन अधिक हो जाता है, ठीक है, तो जो परावस्था सेकंड की जो सांद्रता होगी वो फिर C2 नहीं रह करके xn के बराबर होगी या फिर विलय की सांद्रता ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें C1/x का क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर अपन समीकरण 2 से देखें तो x की वैल्यू क्या होगी, C1/n, सी रूट के अंदर C2 बराबर k के बराबर होती है।
इस प्रकार संगुणन की दशा में उपयुक्त समीकरण 3 को वितरण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अगर विलय का किसी एक प्रावस्था के अंदर संगुणन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो वितरण नियम होगा वो k बराबर C1 अपॉन n रूट C2 होता है। समीकरण 3 की सत्यता की जांच को हम बेंजोइक एसिड के जल तथा बेंजीन में वितरण से सत्यापित कर सकते हैं कि बेंजोइक एसिड बेंजीन में डाइमर द्विअणु C6H5COH का होल्ड ट्वाइस के रूप में रहता है, जबकि जेल में ये अपनी सामान्य अवस्था में रहता है। अगर अपन संगुणन की बात करें तो इसको अपन एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं कि बेंजोइक एसिड को अगर अपन जल तथा बेंजीन में डालें, ठीक है, तो वाटर के अंदर तो वो अपनी सामान्य अवस्था में रहता है बेंजोइक एसिड, लेकिन अगर बेंजीन में बात करें तो ये बेंजीन के साथ में संगुणन करके किसके रूप में रहेगा, C6H5COOH का होल्ड ट्वाइस के रूप में रहता है, डाइमर के रूप में रहता है, अर्थात इसका संगुणन हो जाता है किसमें, बेंजीन में। अब अपन दूसरी कंडीशंस की बात करते हैं कि विलय का एक विलायक में वियोजन हो। पहले अपन ने संगुणन की बात की थी, अब अपन वियोजन की बात करते हैं, डिसोसिएशंस की बात करते हैं कि कोई जो विलय डाला है वो किसी भी अगर एक सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, तो उस कंडीशंस के अंदर जो वितरण नियम है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कि माना कि विलय एक्स किसी एक विलायक प्रावस्था फर्स्ट में माना है कि सामान्य अवस्था में घुल जाता है, जबकि द्वितीय अवस्था विलय प्रावस्था सेकंड में ए तथा बी में वियोजित हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सॉल्यूट एक्स है वो प्रावस्था फर्स्ट में तो नॉर्मल कंडीशन में रहता है, लेकिन प्रावस्था सेकंड के अंदर वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर दो नई स्पीसीज ए तथा बी का फॉर्मेशन करता है। माना विलय एक्स की प्रावस्था फर्स्ट में सांद्रता क्या है, C1, और प्रावस्था सेकंड में कुल सांद्रता कितनी है, C2 हो, और वियोजन की मात्रा क्या हो, अल्फा हो, तो ठीक है। अब प्रावस्था फर्स्ट में तो सांद्रता C1 है और प्रावस्था सेकंड के अंदर दोनों टोटल सांद्रता तो C2 है, लेकिन जो वियोजन की मात्रा है, ठीक है, वो क्या होगी, अल्फा होती है। अतः साम्य अवस्था पर प्रावस्था सेकंड में विभिन्न स्पीशीज की सांद्रता निम्न प्रकार होती है। अगर अपन वियोजन की मात्रा को लेकर सांद्रताओं को लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, देखते हैं कि एक्स है, ठीक है, वो उसकी अगर अपन सांद्रता की बात करें तो क्या होगा, C2 1 माइनस अल्फा, वो इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, A प्लस बी के, क्योंकि एक्स है वो किस में वियोजित हो रहा है, और बी के अंदर, तो ए की सांद्रता क्या होगी, C2 अल्फा, और बी की भी सांद्रता क्या होगी, C2 अल्फा। ठीक है, इस प्रकार प्रावस्था सेकंड में विलय एक्स के अवियोजित अणुओं की सांद्रता क्या होगी, C2 1 माइनस अल्फा। ठीक है, मतलब वियोजन होने से पहले अगर अपन एक्स की सांद्रता की बात करें तो क्या होती है, C2 कोष्टक 1 माइनस अल्फा के बराबर। ठीक है, अपन इसका अगर डायग्राम देखें तो क्या होता है कि प्रावस्था फर्स्ट में तो किसी प्रकार का वियोजन नहीं होता है, तो उसकी सांद्रता C1 रहती है और विलय की मात्रा x रहती है। अगर अपन प्रावस्था सेकंड की बात करें, ठीक है, तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी है, C2, ठीक है, और x है वो किसके अंदर वियोजित हो रहा है, A और B के अंदर, अर्थात A और B एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो x की तो जो सांद्रता है मतलब अवियोजित विलय की मात्रा, ठीक है, वियोजन से पहले विलय की सांद्रता कितनी होगी, C2 1 माइनस अल्फा, और ए और बी की जो सांद्रताएं होगी वियोजन के पश्चात वो कितनी होगी, C2 अल्फा और C2 अल्फा। चूंकि वितरण नियम दोनों विलायकों में उपस्थित समान आणविक स्पीशीज की सांद्रता पर ही लागू होता है, अतः उपरोक्त स्थिति में यह अवियोजित अणुओं के लिए ही लागू होगा, क्योंकि ये दोनों प्रावस्थाओं में समान है। अगर अपन वियोजन की कंडीशंस के अंदर वितरण नियम लागू करना चाहें, ठीक है, तो ये जो वियोजन की मात्रा है वो वितरण नियम के अंदर अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वितरण नियम क्या कहता है कि दोनों प्रावस्थाओं के अंदर जो विलय की मात्रा है वो समान रहनी चाहिए। ठीक है, अर्थात एक्स और एक्स इसी इन्हीं सांद्रताओं को अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, अर्थात ए और बी की जो भी सांद्रता है वियोजन के पश्चात जो भी सांद्रता है उसको अपन कंसिडर्ड नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, क्या होता है कि देखते हैं कि अतः वितरण नियम क्या होगा, C1 अपॉन C2 1 माइनस अल्फा, और C2 1 माइनस अल्फा क्या था कि अवियोजित विलय की मात्रा अर्थात वियोजन से पहले की मात्रा या सांद्रता। यह संशोधित वितरण समीकरण
उस स्थिति में काम आता है जब विलय का किसी एक विलायक में वियोजन होता है। अगर किसी एक विलायक में वियोजन होता है तब इस प्रकार का वितरण नियम अपन अप्लाई कर सकते हैं। यह स्थिति प्राय कार्बनिक अम्लों में पाई जाती है जबकि वे जल तथा कार्बनिक विलायकों में वितरित होते हैं। इस प्रकार यदि विलय दोनों विलायकों में वियोजित हो तो अब एक कंडीशन और है कि अगर जो अपन ने सॉल्यूट लिया है वो दोनों सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट हो जाए तो इस कंडीशंस के अंदर वितरण नियम क्या होगा कि K बराबर C1 1 माइनस अल्फा 1 और अपॉन C2 1 माइनस अल्फा 2, अर्थात दोनों के अंदर अपन अवियोजित विलय की मात्रा को ही कंसीडर करते हैं K की मात्रा ज्ञात करते समय। यहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 विलय की कर्म से विलायक ए व बी में वियोजन की मात्रा है। अब अपन बात करें स्थिति थर्ड की, ठीक है, जब विलय का किसी एक विलय के साथ संयोग हो या फिर विलायक संकरण हो, ठीक है। अब इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा जब विलय किसी एक विलय के साथ अटैच हो जाए, ठीक है, कि माना कि विलय एक्स विलायक विलायक फर्स्ट प्रावस्था फर्स्ट में सामान्यता अणु के रूप में तथा विलायक सेकंड में यह विलायक संक्रित अणु के रूप में होता है, अर्थात जो विलय है वो विलायक के अणु के साथ जुड़कर विलायक के अणु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट सॉल्वेंट के अंदर तो नॉर्मल कंडीशन में रहता है लेकिन सेकंड सॉल्वेंट के अंदर ये विलायक के अणुओं के साथ जुड़ जाता है अर्थात विलायक संक्रित अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक्स प्लस एन एस, एक्स तो है विलय की मात्रा और एन एस यहाँ पर क्या है विलय की मात्रा अर्थात प्रावस्था सेकंड की मात्रा। अगर इनका इक्विलिब्रियम कैसे होगा कि x डॉट एन एस अर्थात जो विलय है वो विलय के अणुओं के साथ जुड़ जाता है। यदि प्रावस्था फर्स्ट में वितरित अणुओं की सांद्रता C1 तथा प्रावस्था सेकंड में सामान्य अणुओं की सांद्रता C2 तथा विलायक संक्रित अणुओं की सांद्रता C3 हो और यदि CS विलायक सेकंड के अणुओं की सांद्रता हो तो, ठीक है। अब ध्यान से देखें कि विलायक फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें जो विलय है सामान्य अवस्था में रहता है अर्थात सांद्रता C1 है। अब प्रावस्था सेकंड में क्या है, अगर प्रावस्था सेकंड में अगर सामान्य अणु की सांद्रता कितनी है C2 नॉर्मल मतलब उसके साथ संगुणित नहीं हुए और विलायक संक्रित अणुओं की सांद्रता मतलब विलय के अणु के साथ संगुणित हो रहे हैं, इस कंडीशंस के अंदर उसकी सांद्रता कितनी होगी C3 और यदि CS विलायक सेकंड अणु की सांद्रता हो तो, ठीक है, CS है वो विलायक के अणु की सांद्रता है, C2 तो हो गई विलय की सांद्रता, C3 हो गई C3 हो गई संकरित अणुओं की सांद्रता और CS यहाँ पर क्या हो गई विलायक के अणुओं की सांद्रता। तो इस कंडीशंस के अंदर वितरण नियम क्या होता है देखते हैं कि अपन एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि प्रावस्था फर्स्ट में तो सामान्य कंडीशन में है लेकिन प्रावस्था सेकंड के अंदर क्या होता है कि एक्स है अर्थात NS के साथ में मतलब विलय के अणु के साथ जुड़कर एक संक्रित अणु का निर्माण कर लेता है और इस कंडीशन के अंदर x की सांद्रता C2 NS की सांद्रता क्या है CS और XNS की मात्रा कितनी है C3 अर्थात टोटल कंसंट्रेशंस की बात करें तो क्या होगा C2 प्लस C3 के बराबर होगा। तो प्रावस्था सेकंड में निम्न प्रकार साम्य अवस्था रहती है x2 प्लस NS इक्विलिब्रियम x डॉट NS के बराबर C2 CS और C3। उपरोक्त साम्य अवस्था पर द्रव्यनिपत नियम लागू करने पर, ठीक है, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अगर इसके ऊपर अप्लाई करें तो क्या होगा कि C3 अपॉन C2 इंटू CS की पावर n बराबर K1। चूंकि प्रावस्था सेकंड में विलायक की सांद्रता CS अन्य सांद्रताओं से बहुत अधिक है, ठीक है, मतलब जो CS है संक्रित अणुओं की सांद्रता विलायक के अणुओं की सांद्रता से और विलय के अणुओं की सांद्रता से CS की मात्रा ज़्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होता है ये अतः इसे विलय से विलायक संकरण बनने पर भी स्थिर माना जा सकता है, ठीक है। अतः C3 अपॉन C2 क्या होगा K1 डॉट CS की पावर n। तो लास्ट के अंदर अगर फॉर्मूला देखें तो C3 अपॉन C2 बराबर एक नया कांस्टेंट आता है K2 यहाँ पर K1 डॉट CS की पावर n के बराबर होता है। अगर अपन दोनों तरफ एक को ऐड करें तो क्या होगा 1 प्लस C3 अपॉन C2 बराबर 1 प्लस K2। तो 1 प्लस C3 क्या होता है C2 और C3 के बराबर होता है तो क्या होगा C2 प्लस C3 अपॉन C2 बराबर 1 प्लस K2। समीकरण 1 में 5 का भाग देने पर फर्स्ट समीकरण हो गया था C1 अपॉन C2 बराबर K, अगर अपन इसके अंदर 5 का
भाग दें तो क्या होता है कि C1 अपॉन C2 इंटू C2 अपॉन C2 प्लस C3 भाग देने पर दोनों के उल्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो बराबर K अपॉन K1 प्लस K2। तो लास्ट के अंदर जो फॉर्मूला निकलता है इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, C1 अपॉन C2 प्लस C3 बराबर एक K3, एक नया कांस्टेंट ड्राइव होता है। यहाँ C2 प्लस C3 प्रावस्था सेकेंड में विलय की कुल सांद्रता है, ठीक है। मतलब संक्रित होने से पहले और संक्रित के बाद की दोनों की सांद्रता का योग विलय की सांद्रता के बराबर होता है। अतः समीकरण 6 से स्पष्ट है कि किसी एक विलायक में विलायक संकरण होने पर भी वितरण की मौलिक समीकरण में कोई अंतर नहीं आता है। अतः के का सांख्यिकी मान बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वितरण नियम के अनुप्रयोग, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।